भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोग थके हैं। आज स्वाधीनता दिवस की 78वीं वर्षगांठ। आजादी के मायने क्या है, कैसे समझते हैं आप आजादी को? आजादी के स्वतंत्रता के दिवस को मनाने के लिए हम विद्यालय जाएंगे, अच्छे रंग रोगन होगा, अच्छी रंगोली सजाएंगे, गुब्बारे लगाएंगे, तिरंगा ध्वज हाथ में लेंगे, कुछ कल्चरल कार्यक्रम होंगे, नृत्य नाटिका होंगी, कुछ भाषण होंगे, कोई नेता आएंगे, कुछ बोलेंगे, उसके बाद लड्डू मिलेगा और चले जाएंगे। क्या यही आजादी का मतलब है? इस आजादी के मतलब को समझने के लिए हमको अपने स्वाधीनता के इस आंदोलन को समझना होगा और गुलामी क्या थी उसको समझना होगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि कुर्ता पहन के नेता आए हैं, बोलेंगे बहुत देर, भाषण बहुत लंबा करेंगे, डर लग रहा होगा। विद्यार्थी के नाते मुझे भी लगता था जब कोई नेता आते थे, लेकिन विश्वास रखिए, आपकी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सीमा सिंह जी ने परिचय कराया है और बताया है कि प्रवक्ता है। आप में से कम लोगों की रुचि होगी, बच्चे मेरे सामने मुझे लगता है छोटे हैं, इनमें कम लोगों की रुचि होगी जो टीवी देखते होंगे, और टीवी देखते होंगे तो सीरियल देखते होंगे, सिनेमा देखते होंगे, न्यूज चैनल कम देखते होंगे। प्रवक्ता छोटी छोटी टिप्पणियां करता है। आप विश्वास मानिए, भाषण छोटा रखूंगा, लेकिन जो जरूरी है वो आपके सामने जरूर कहूंगा। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपस में बातचीत नहीं करिएगा। हालांकि बच्चे बातचीत ना करें ऐसा हो नहीं सकता, और बच्चों को बातचीत ना करने की समझाइश देने का काम शिक्षकों का होता है, वो विशेषाधिकार में उन पर ही छोड़ता हूं। लेकिन आप सबने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए, बहुत ऊर्जा के साथ किए। आपके शिक्षकों को भी बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत रचनात्मकता के साथ, बहुत तैयारी, वेल कोऑर्डिनेशन के साथ इतने अच्छे प्रस्तुतियां दी हैं। उन शिक्षकों को भी बहुत साधुवाद मेरा। मैंने कहा कि आजादी के क्या मायने हैं, आजादी क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए हमको देश की गुलामी के उस कालखंड को याद करना होगा। आज 78 वर्ष हुए हमने आजादी प्राप्त की, और विद्यालय, ये मैं भी प्रबंधक साहब से बात कर रहा था, मनोज दयाल जी, उन्होंने बताया कि ये 1942 का विद्यालय है, आजादी के पहले का विद्यालय। क्या पृष्ठभूमि हुआ करती थी जब ये देश गुलाम था? गुलामी का मतलब क्या होता है? कई बार बच्चे कह सकते हैं कि आजादी तो हम लोगों को भी अभी नहीं मिल रही है, बहुत सारे हम पर निर्बंधन लगा दिए जाते हैं। आजादी कभी भी स्वच्छंदता में नहीं बदल सकती है, उच्च श्रृंखलता की तरफ नहीं जा सकती है। आजादी भी युक्ति युक्त तक होगी, उस पर भी निर्बंधन होंगे, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे। लेकिन इस आजादी के मायने को वही समझ सकता है जिसने गुलामी के कालखंड को देखा, पढ़ा, समझा, सुना हो। उजाले का आनंद वही ले सकता है जिसने अंधेरे को देखा हो। अगर अंधेरा नहीं देखा है तो उजाले की कीमत नहीं समझ सकते हैं। कल 14 अगस्त थी और पूरे देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया है। हो सकता है कि आप सब विद्यार्थियों के लिए यह शब्द नया हो। कुछ विद्यार्थियों ने शायद सुना भी होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा, टीवी पर देखा भी होगा। ये विभाजन की विभीषिका क्या थी? मुझे लगता है कि जब हम आजादी के इस जश्न को मना रहे हैं तो उस जख्म को भी याद करेंगे। हम जश्न में इतने डूब नहीं जाएंगे कि आने वाले सामने संकटों को हम दरकिनार कर दें। और इसलिए इतिहास हमेशा सबक देता है। एक महान इतिहासकार ने कहा कि वो राष्ट्र मिट जाता है जो अपना इतिहास विस्मृत कर देता है, इतिहास भूल जाता है। तो इसलिए इतिहास के उन पन्नों को भी, कुछ ही पन्नों को खोलूंगा, क्योंकि लंबा खोलूंगा तो बहुत समय लगेगा, फिर कहेंगे नेता भाषण लंबा करते हैं। इसी लखनऊ शहर में सिकंदराबाद चौराहा है। कितने विद्यार्थी इसमें से ऐसे हैं जो जानते हैं कि सिकंदराबाद चौराहा कहां है? कुछ विद्यार्थी जानते हैं? सिकंदराबाद चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति के बारे में जानकारी है क्या? वीरांगना उनका देवी की मूर्ति है।
नाम सुना है क्या वीरांगना उदा देवी का? वीरांगना उदा देवी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है। जिन्होंने नहीं सुना है, आज मेरे इस भाषण करने के बाद वीरांगना उदा देवी के बारे में आपको एक टास्क देकर के जा रहा हूं। और आज तो मुझे लगता है कि प्राइमरी सेक्शंस के ऊपर के सभी बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर ही ले रहे हैं। स्कूल में नहीं करते होंगे तो घर जाकर करते होंगे। लैपटॉप और कंप्यूटर की पहुंच सब तक पहुंची है, तो आप लोग इंटरनेट के सागर से उसको खोजिएगा, पापा से पूछिएगा, अपने शिक्षकों से पूछिएगा और वीरांगना उदा देवी के बारे में एक बार पूरा पढ़िएगा। इसी लखनऊ शहर से 1857 की क्रांति की एक महत्वपूर्ण चेहरा, ब्रिटिश आक्रांताओं के खिलाफ मोर्चा लेने वाले एक महत्वपूर्ण चेहरा, पेड़ पर चढ़ करके और इतने सटीक निशाने के साथ ब्रिटिश आक्रांताओं को, सिपाहियों को धाराशायी कर देने वाली एक वीरांगना उदा देवी। ये चरित्र अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम इस आजादी के मोल को नहीं समझ रहे हैं। हम नहीं समझेंगे कि कितनी पीड़ा, कितने बलिदान देकर की आजादी हमें प्राप्त हुई है। और मैं इसलिए जब विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस की बात कर रहा था, तो ये देश की आजादी हमें यूं ही सहजता से नहीं मिली। मंगल पांडे से लेकर के और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तक, काकोरी एक्शन तक और महात्मा गांधी तक हर प्रकार के जतन किए हैं। अहिंसक आंदोलन चलाया, हिंसक आंदोलन चलाया, भूख हड़ताल की है, हर प्रकार के प्रयास किए, लाठी झेली है, गोली झेली है, और तब हमको ये आजादी मिली। इसलिए इस आजादी का बेजा इस्तेमाल नहीं करना है। इस आजादी के साथ कुछ उत्तरदायित्व भी हमको मिले। भारत के संविधान ने हमको फंडामेंटल राइट दिए हैं, मूलभूत अधिकार दिए हैं, उसके साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए। मैं देख रहा था एक लघु नाटिका अभी जब प्रस्तुत की जा रही थी, उसमें लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर जाकर के परिचय देना और उसके साथ में हम अपनी संस्कृति को कैसे भुला दें, इसको लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की जा रही थी। लखनऊ के अलग अलग स्थानों का जिक्र हो रहा था उसमें, और कैसे हमने इन स्थानों पर सफाई की जिम्मेदारी को उसमें रेखांकित किया गया, उसमें दिखाया गया, बताया गया कि सफाई की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, यह हमारी भी है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामान्य जन से आग्रह किया कि स्वच्छता का उत्तरदायित्व केवल सरकार का नहीं है, केवल नगर पालिका, नगर निगम का नहीं है, सफाई कर्मचारी का केवल नहीं है, यह उत्तरदायित्व हमारा भी है। और आजादी जब हमें मिली है तो इसको अक्षुण्ण रखने के लिए छोटे छोटे उत्तरदायित्व भी हमको निभाने पड़ेंगे। मैं ये अपेक्षा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। प्रधानमंत्री जी की इस बात को आप सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानते ही होंगे, ज्यादातर मानते होंगे। जो नहीं मान रहे होंगे, इस संकल्प को दोबारा याद दिलाना है, फिर से याद दिलाना है कि किसी प्रकार की गंदगी को फैलाने से हम परहेज करेंगे, पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। आप सबने पिछले दिनों में खबरें पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुना होगा चर्चा में कहीं कि लखनऊ में अकबर नगर में बुलडोजर चला है। सुना है ना? कुछ मकान गिराए गए हैं। लग भी रहा होगा कि सरकार मकान गिरा क्यों रही है, सरकार का काम तो मकान बनाकर देना होता है, मकान क्यों गिरा रही है? यह सवाल भी मन में आया होगा। मैं आज आपको बताने आया। कुकरेल नाम से, जिसको अब नाला समझते हैं ना, एक समय में वो कुकरेल नदी हुआ करती थी, लेकिन हमारे लालच के कारण, हमारी स्वार्थपरकता के कारण हमने उस नदी को नाले में तब्दील कर देने का काम किया। हम नदी की पाट को, नदी की जो गहराई थी, हम उसको कब्जा करते करते वहां निर्माण कार्य करते गए। उसमें सरकार की ओर से भी लापरवाहियां थी और हमारी अपनी लापरवाही भी थी। हम सबने मिलकर के नदी को नाले में बदल दिया, लेकिन फिर हमने ही इसको सुधारने का काम भी जिम्मा लिया। हमने तय किया कि इसको पुनः वापस नदी के रूप में जीवंत करेंगे, इसलिए कुछ निर्माण कार्य गिराए गए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नेचर फुलफिल योर नीड, नॉट ग्रीड। प्रकृति आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, आपके लालच को पूरा नहीं कर सकती है। तो प्रकृति के सापेक्ष हमको चलना होगा। जो कुछ नेचुरल है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। वो नदी हो, वो वृक्ष हो। एक प्रधानमंत्री जी ने और आह्वान किया है, वो भी आह्वान मैं आप सबके बीच में दोहरा दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब तक वो आह्वान पहुंचा होगा और आप सबने मिलकर के अपनी भूमिका उसमें निभाई भी होगी। एक वृक्ष मां के नाम लगाने के लिए आह्वान किया है जानकारी आप सबको ना?
एक वृक्ष मां के नाम, अपनी मां के नाम पर एक पौधा आपको रोपना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर, अपने घर के पास में, खाली मैदान में। और केवल रोपना नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है। जैसे मां ने देखभाल करके हमको बड़ा किया है, वैसे उस वृक्ष की देखभाल करके हमको भी उसके मां बन जाना है। और ये अपनी मां के लिए हमें करना है, अपनी मां के नाम पर करना है। एक ये आह्वान भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरा करेंगे ना? आप सब मुझे आश्वस्त करिए, पूरा करेंगे ना? जिन्होंने नहीं पौधे लगाए हैं, अभी बरसात का समय चल रहा है, अभी पौधे लगाने का प्रयास करिए, चाहे वो कोई बड़ा पेड़ हो या कोई फूल पत्ती का पौधा ही हो, लेकिन कोशिश करिए कि हम अब एक पौधे को रोपने का काम करें, उसके साथ अपने आप को जोड़ने का काम करें। ये क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगी। मुझे लगता है कि आजादी के इस जश्न में इतिहास के उन पन्नों को खोलकर देखेंगे, काकोरी एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यह काकोरी एक्शन भी लखनऊ से ही जुड़ा हुआ है, तो ध्यान में आएगा कि कैसे अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, और धन की आवश्यकता के लिए काकोरी ट्रेन को लूट तक लिया गया। अब विद्यार्थियों के मन में यह होगा कि लूटना कौन सा अच्छा काम है? लूटना तो गड़बड़ काम है, गलत काम किया था। उद्देश्य क्या था? किसी भी किए गए काम के पीछे उद्देश्य क्या है? कई बार, अब तो मुझे लगता है आरटीई के आने के बाद शिक्षकों द्वारा बच्चों को मारने की घटनाएं न्यूनतम हो गई होंगी, पिटाई नहीं होती होगी, लेकिन हम लोगों के जमाने में होती थी। अब पिटाई करना अच्छी बात तो नहीं होती है, मैं भी मानता हूं अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जैसे कुम्हार अपने घड़े को बनाने के लिए उस पर थाप देता है, वैसे ही बच्चों को कुछ ना कुछ दंड तो देना चाहिए। वो दंड शारीरिक ना हो, लेकिन किसी न किसी भांति से उसको गलती का एहसास कराना और सही मार्ग पर ले जाने के लिए आगे ले जाना यह आवश्यक है। तो इसलिए काकोरी का एक्शन भी इस देश की आजादी के लिए, जो क्रांतिकारी हैं उनके पास फंड जुटाने के लिए, लड़ाई के लिए, गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए आवश्यक था। इसलिए हर घटना के हर एस्पेक्ट्स को, उसके कारण क्या है, उनको तह के साथ जानना, जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ समझना, मुझे लगता है यह विद्यार्थियों के लिए बेहद आवश्यक है। और समकालीन चीजों के साथ अवेयर होना, जागरूक होना, जानकारी रखना। आप अपनी गणित की पढ़ाई करिए, अच्छी बात है, हिंदी पढ़िए, अच्छी बात है, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी रखिए, अच्छी बात है, लेकिन समाचार पत्र पढ़ने की भी आदत डालना शुरू करिए। जिन लोगों ने नहीं शुरू किया वो शुरू करें, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालना शुरू करें। समकालीन समाज में घट क्या रहा है, आस पड़ोस में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है बांग्लादेश में, यह जानकारी आपको भी रखनी पड़ेगी। और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, अपने मानसिक उन्नयन के लिए भी, मानसिक विस्तार के लिए भी, चीजों की समझ बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि आप ही तो कल भविष्य है, आप ही नीतियां तय करेंगे। आप में से ही कुछ लोग आईएएस हो जाएंगे, आप में से कुछ लोग राजनीति भी करेंगे। करेंगे क्या? आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी इच्छा है कि राजनीति करेंगे, है, बहुत छोटी कम इच्छा रखने वाले लोग हैं। कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि राजनीति वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन के भीतर पीड़ा हो, दूसरे की पीड़ा देखकर। अपनी पीड़ा से तो हर व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, दूसरे की पीड़ा देख करके आपके मन के भीतर पीड़ा हो जाती है और उस पीड़ा का समाधान करने की प्रवृत्ति है, तो राजनीति करने के लिए आना चाहिए। और राजनीति करना कोई खलिहर लोगों का काम नहीं है, व्यस्त लोगों का काम है। इस देश की आजादी की लड़ाई, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश के किसानों ने नहीं लड़ी थी, देश के मजदूरों ने नहीं लड़ी थी। इस देश की आजादी की लड़ाई देश के अधिवक्ताओं ने लड़ी थी, इस देश के पत्रकारों ने लड़ी थी, इस देश के शिक्षकों ने लड़ी थी, इस देश के वो लोग जो अपनी पीड़ा के साथ दूसरे की पीड़ा को स्वर देना जानते थे। किसान की लड़ाई तो उसके अपने अनाज उपजाने तक ही सीमित रह जाती है। मजदूर की लड़ाई तो अपनी दैनिक वेतन भोगी अपनी अर्निंग तक ही रह जाती है। उसके अपने संकट है, उसकी लड़ाई को मैं ये नहीं कह सकता कि देश की आजादी के लिए उसका योगदान नहीं था। अगर किसान ने उपजाया ना होता तो भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी, उसने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन वो भूमिका निभाने वाले लोग भी होने चाहिए, और इसलिए मैंने कहा आप में से कुछ लोग राजनीतिक कार्यकर्ता भी होने चाहिए। और राजनीतिक कार्यकर्ता ना हो तो राजनीति के बारे में समझ रखने वाले तो जरूर होने चाहिए।
क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब के बारे में आप सबका मेंटल लेवल खुला होना चाहिए। वरना आप राजनीति के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे कि राजनीति अच्छा काम नहीं है। आजकल ज्यादातर परिवारों में, और मैंने भी जब राजनीति में अपने कदम रखे तो मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, मेरी मां इस बात से प्रसन्न नहीं थी और उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि राजनीति अच्छा काम नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति बेहद आवश्यक है। राजनीति करना जरूरी नहीं है, राजनीति की समझ रखना जरूरी है। और नहीं रखेंगे तो फिर जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर फिर ऐसे ही वोट होता रहेगा और देश में एक दुर्गति की तरफ देश जाता रहेगा। हमने वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाने का एक संकल्प लिया है कि यह देश 2047 तक विकसित बने। और विकसित बनाने का मतलब कोई दिल्ली और मुंबई या लखनऊ को बहुत सजा संवार देने से नहीं है। आपके स्कूल की ये बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाए तो विद्यार्थी अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्डिंग अच्छी होगी, उसके साथ में अनुशासन है क्या, अच्छी परंपराओं का निर्वहन हम कर रहे हैं क्या। पठन पाठन केवल बेहतर कर देने से विद्यार्थी अच्छे नहीं हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार के टूल अपनाए जा रहे हैं क्या, और अगर सर्वांगीण विकास के सभी टूल अपनाए जा रहे हैं तो हम अच्छे विद्यार्थियों का भी निर्माण करेंगे और अच्छे नागरिकों का भी निर्माण करेंगे। ये केवल यहां हम अच्छे विद्यार्थी बनाने के लिए नहीं है, अच्छे नागरिक बनाने के लिए भी पाठशाला यही है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, नवयुग इंटर कॉलेज के बारे में मैंने जितना सुना है, समझा है और आज उसको देखा है, जाना है, तो मैं और आश्वस्त हुआ हूं कि जैसा मैंने सुना था, जैसे मैंने समझा था, ये उन्हीं मानकों पर खरा उतर रहा है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि देश को सशक्त नागरिक देने की भूमिका में नवयुग इंटर कॉलेज अच्छा परिश्रम कर रहा है, सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आप सबसे एक अनुरोध और करूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। हम सब सुनते होंगे पश्चिम बंगाल में एक बड़ी चिंता में डालने वाली घटना हुई है। आप में से भी कुछ बच्चों ने सुना होगा और मैं बच्चियों के सामने बात कर रहा हूं, इसलिए विशेष तौर पर मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी है मेरी कि मैं इस बात को आप सबके बीच में रखूं कि रक्षाबंधन के इस त्योहार पर आप सब भाई को राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का संकल्प मत कराइएगा। आप अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम हैं। उनसे संकल्प ये कराइएगा, क्योंकि ये समाज में जो घटनाएं हो रही है ना, जिन घटनाओं को लेकर के अभी प्रबंधक जी भी मुझसे अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि समाज में क्या हो रहा है, ये क्यों महिलाओं को लेकर के इतने अत्याचार की, अन्याय की घटनाएं हो रही हैं। मेरा यह मानना है कि आप सब अपने आप को पहले सशक्त और मजबूत करिए। हर गलत घटना का प्रतिकार करना सीखिए। चुप्पी तोड़िए, खुल करके बोलिए और सहने की आदत बंद करिए। चलता है, होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी नागवार से गुजरती हुई बात पर उबलकर फूट जाना आपकी जीवंतता का प्रमाण है। कोई बात गलत लगी है तो प्रतिरोध करिए, प्रतिकार करिए। और इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई, छोटा हो या बड़ा हो, राखी बांधते समय उससे संकल्प इस बात का दिलाइए कि जैसे मैं तुम्हारी बहन हूं, वैसे ही किसी बहन के साथ कहीं गलत निगाह से मत देखना, उसके साथ गलत व्यवहार मत करना। क्योंकि बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले, ये गलत काम करने वाले किसी न किसी के भाई हैं, किसी न किसी के बेटे हैं। ये संकल्प आज सभी उन माताओं बहनों को, अपने पुत्र, अपने भाइयों को दिलाने की आवश्यकता है कि गलत काम अगर किया तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा और तुम अपनी करनी की सजा भोगोगे। मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के इस त्योहार पर एक नए संकल्प के साथ, आप अब तक परंपरा में रहा है कि हम राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, कुछ उसके बदले में उपहार भी पा जाते हैं और परंपरा से ऐसा मानते रहे कि भाई हमारी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। मेरी रक्षा तो मेरा भाई करेगा ही करेगा, लेकिन और मेरी बहनों की रक्षा का संकल्प भी उस पे ही है। कोई ऐसा काम नहीं करे कि जिससे एक बहन के नाते हमें शर्मसार होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। मुझे लगता है कि आज आप सबके बीच में
कुछ आह्वान, कुछ आग्रह मैंने आप सबके बीच में किए हैं। इन सब बातों के साथ हम इस आजादी के उत्सव को जश्न के रूप में मनाएं। आप सबको बहुत ये अपने आप में इस बात को गर्व के साथ रखना चाहिए कि आप सब वो चुनिंदा लोग हैं जिनको अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का अवसर मिला है। देश की अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको अच्छे विद्यालय नहीं मिल पाते, जिनको अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है। आप सब लोग महानगर में हैं, अच्छी बिजली आपको मिल रही है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, आप सब सौभाग्यशाली लोग हैं। इसलिए आप सबका दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको जो व्यवस्थाएं प्रकृति के द्वारा, सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा मिली हैं, इन सब में हम कितना अपने आप को निखार करके अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। केवल मैं, मेरा परिवार, मेरे लिए नहीं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर इतना ही उद्बोधन मेरा आप सबके बीच में आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।